किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, बरसात का मौसम वैसे तो हरियाली और खुशहाली लेकर आता है, लेकिन पशुओं के लिए यह मौसम कई प्रकार की समस्याएं भी लेकर आता है। पशुओं में संक्रमण हो जाता है, पशु नमी के कारण बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपने पालतू पशुओं की विशेष देखभाल करनी है, ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके, बीमारियों से बचाया जा सके, ताकि दुग्ध उत्पादन पर कोई असर ना पड़े और साथ ही साथ हमारे पशु स्वस्थ भी रहें। जी हाँ किसान भाइयों, आज का हमारा यह कार्यक्रम विषय रहेगा वर्षा ऋतु में पालतू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, जो कि हैं सह प्राध्यापक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, हमारे बीच में एक सफल किसान और पशुपालक आकाश पटेल जी भी मौजूद हैं। आकाश पटेल जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए किसान भाइयों, चर्चा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में पशुपालन के ऊपर और बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि बारिश का जो समय चल रहा है, तो बारिश के समय में ऐसे कौन से विशेष काम हैं जो आप पशुपालक भाइयों को बताना चाहेंगे कि वे कर लें? देखा कि बारिश का जो समय होता है बहुत अच्छा समय होता है, हरियाली लेकर आता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि जो पशुओं का आवास गृह होता है, ऊपर जो शेड होता है, उसमें किसी प्रकार की अगर कोई टूट फूट है तो वहाँ से पानी का रिसाव हो जाता है, जिसके कारण उनका आवास गृह गीला हो जाता है। उससे जानवरों में कुछ बीमारी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बीमारी देखने को मिलती है कि उनके जो खुर होते हैं वो बीच में लाल हो जाते हैं, उनको कष्ट होता है उसके कारण। और दूसरा होता है कि थनैला नामक बीमारी जो होती है, जिसमें दूध में फुटकियाँ आने लग जाती हैं, वो बीमारी होती है उनके अंदर। और खुरपका मुँहपका हो जाता है और गलघोंटू रोग हो जाता है, जिसमें गला ऐसा लगता है जैसे घुट रहा है, जिसको हम हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से कारण होते हैं, इसके पीछे रीजन होता है कि बारिश का जो पानी होता है वो जब नीचे आ जाता है शेड में, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, आपका कहना यह है कि विशेष प्रकार से जो शेड का जो निर्माण कराया गया है वो इस प्रकार से कराया जाए कि उसके अंदर बारिश का पानी ना रुके। साफ सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे और कितना ज़रूरी हो जाता है सर शेड को सूखा रखना? शेड को सूखा रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने साफ़ सफाई की बात करी, जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं, अगर हम गाय भैंस की बात करें तो उनका जो सिर वाला हिस्सा होता है और अगर हम पूंछ वाले हिस्से से अगर तुलना करें तो करीबन आधे इंची का अंतर होना चाहिए। मतलब जो सिर वाला हिस्सा है वो आधे इंची उठा हुआ होना चाहिए और जो पूंछ वाला हिस्सा है वो आधे इंची नीचे होना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब भी जानवर कोई मूत्र त्याग करता है, मल त्याग करता है, तो वो सीधा बगल में जो नाली बनी होती है उसके माध्यम से निकल जाता है और वहाँ पर गीलापन नहीं रहता है। तो ये छोटी सी चीज़ है, वहाँ से हम उसको रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ आजकल मैट आने लग गई हैं, वो भी हम नीचे बिछा सकते हैं। उससे होता क्या है कि जो एकदम ज़मीन से जानवरों को टच में आने से जो नुकसान होता है, और मुख्य रूप से जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनका जो चड्डा होता है वो जब डायरेक्ट सरफेस के संपर्क में, मतलब कांटेक्ट में आता है ज़मीन के, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा नुकसान करता है। लेकिन जब जो आजकल चटाइयाँ आने लग गई हैं उन पर जब जानवर बैठता है तो उसको वो आरामदायक होती है। यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, आपका कहना यह है कि फर्श ऐसा बनाया जाए जो कि ढालदार हो, ताकि जो भी मलमूत्र त्याग हो रहा है वो आसानी से बाहर निकल जाए। जैसे कि आपने रबर की मैट के बारे में भी बताया, तो उस पर जो पशु बैठेगा, यदि ये रबर की मैट्स ना हो और यदि पशु बैठ जाता है तो उसमें इन पशुओं को और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? अगर हम जो फ़र्श है उसको अगर हम साफ़ रखेंगे तो फिर कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती। लेकिन जब अगर फ़र्श साफ़ नहीं होता है, बरसात में आप कितना भी साफ़ रख लो उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रहता ही है। और जब वो थन जो होता है और वो उसके संपर्क में आता है, तो थन शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा होता है, उसमें किसी भी प्रकार का दबाव भी थनैला नामक रोग बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि पशु बैठ जाता है और यदि थनैला रोग बैठने से जो हो जाता है, यदि थनैला रोग हो जाता है तो डॉक्टर साहब इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है? क्या हमारे पशुपालक भाई घर में भी कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे इनका इलाज कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है
क्योंकि पशुपालन मुख्य रूप से गाय भैंस में अगर सबसे ज़्यादा कोई महंगी बीमारी या वो बीमारी जिस पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो थनैला नामक बीमारी होती है। और एक बार अगर थनैला नामक बीमारी हो जाती है तो सही होने के उपरांत भी वो जानवर अपने उतनी दूध उत्पादन क्षमता पर नहीं आता जो थनैला होने से पहले थी। इसका तात्पर्य यह है कि वो स्थायी रूप से कुछ ना कुछ नुकसान कर जाता है। अब बात आपने पूछा कि इस बीमारी को हम कैसे रोकें, तो इस बीमारी को रोकने का बहुत ही व्यावहारिक तरीका वो ये है कि क्या होता है, इसके पीछे एक थोड़ा सा हमको कारण समझना होगा कि जब भी हम दूध निकालते हैं तो थनों के जो छेद होते हैं वो 5 मिनट के लिए दूध निकालने के बाद खुले रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा जानवर दूध निकालने के बाद ज़मीन पर बैठेगा और थन का छेद खुला हुआ है तो ज़मीन पर जो भी कीटाणु हैं, जो भी गंदगी है वो उसके माध्यम से अंदर चली जाएगी और दूध में जाएगी। हम खुद दूध अगर एक गिलास में अगर घर में रख देते हैं और शाम तक देखते हैं वो फट जाता है तो वो तो थन है, और थन के अंदर अगर कीटाणु चले गए जो कि दूध से भरा हुआ है तो दूध को फाड़ देगा और कीटाणुओं का पनपना शुरू हो जाएगा। तो इस जानकारी से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, वो ये निकाला कि हमको जानवर को दूध निकालने के बाद तुरंत ज़मीन पर बैठने नहीं देना है। अब वो कैसे नहीं बैठेगा, आखिर वो तो जानवर है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि दूध निकालने के बाद हम उसको दाना दें। दाने के लालच में, उसको खाने के लालच में वो जानवर ज़मीन पर नहीं बैठेगा। उसके कारण क्या होगा, जब तक 5 मिनट में वो छेद बंद हो जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा व्यावहारिक तरीका ये होता है। दूसरा इसका एक तरीका होता है कि लाल पानी की दवाई, जिसका वैज्ञानिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट होता है, बहुत सस्ती दवाई होती है, हर दुकानदार पर मिलती है। उसका एक चुटकी हमको 5 लीटर पानी में डाल देना है और सीधा हिसाब ये होता है कि हल्का गुलाबी रंग हो जाता है तो इसका मतलब वो दवाई पर्याप्त है। जब हम जानवर का दूध निकालते हैं तो दूध निकालने से पहले हम पूरे चड्डे पर, पूरे थन पर उस पानी की छींटे मार देते हैं, जिसके कारण जो भी गंदगी वगैरह लगी होती है वो बाहर निकल जाती है, हमारे हाथ भी धुल जाते हैं। और जब हम ऐसे साफ थनों से जब दूध निकालते हैं तो उसमें भी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक और तरीका बताया हम आपको कि आसपास की जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, अगर उनको हम काट दें तो उसके कारण क्या होगा, आप कितनी भी सफाई कर लो, अगर आसपास बाल होंगे तो उन पर जो कीटाणु है, गंदगी है, वो थोड़ी बहुत लग जाएगी, यानी कि वो भी एक इन्फेक्शन का हमेशा एक सोर्स बना रहेगी। तो जो आसपास के बाल हैं उनकी बिल्कुल हम सेविंग कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो उसका चड्डा वाला हिस्सा है वो जो है साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हम थनैला नामक बीमारी को बिल्कुल अपने फार्म से दूर रख पाएंगे। जी, ये तो देखा किसान भाइयों, आपने किस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि आप दूध निकालने के बाद आप अपने पशु को खड़ा रखने के लिए आप थोड़ा सा आहार दे दीजिए, उसको खाने के लिए वो खड़ा रहेगा। और लाल पानी की जो दवाई बताई उसकी थोड़ी सी मात्रा, जिसमें केवल पानी हल्का सा गुलाबी हो जाए, उससे आप उसकी थनों की सफाई करिए। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का विषय है वर्षा ऋतु में पालतू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल, जो कि हैं सह प्राध्यापक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय मऊ से। डॉक्टर साहब, पुनः स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे बीच में आकाश पटेल जी भी एक पशुपालक के रूप में मौजूद हैं। आकाश जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि आप खेती के साथ साथ किस प्रकार से पशुपालन कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आकाश पटेल है और मैं भोपाल के ही पास बगरोदा गांव से हूं और मैं तकरीबन पिछले 4 से 5 वर्षों से कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कर रहा हूं। और पशुपालन में मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। जैसे पहले तकनीकी का उपयोग हम नहीं करते थे, लेकिन समय समय के साथ साथ हम लोगों ने तकनीकी का उपयोग किया, जिससे हमने 2 से 3 पशुओं से शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारे पास तकरीबन 15 से 16 गाय हैं और तकरीबन 10 से ज़्यादा भैंसें हैं। तो हम ये चीज़ें कर रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का हमने सामना किया है। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने कुछ तकनीकों का भी उपयोग किया आकाश जी। जी जी। क्या लगता है, आप भी युवा हैं और एक युवा यदि तकनीकों का उपयोग करे तो खेती के साथ साथ और साथ साथ यदि वो पशुपालन भी कर रहा है तो उसको कितना आर्थिक लाभ मिलेगा? देखिए, तकनीकी का उपयोग करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम कृषि में, जैसे अभी की मैं बात करता हूँ कि ये समय हमारा है धान की रोपाई का,
तो धान की रोपाई के समय पहले हम लोग क्या करते थे, मजदूरों का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने इस वर्ष से ये किया है कि धान की रोपाई जो है वो मशीन के द्वारा की है। बाकी तो और सारी तकनीकों के बारे में आप सभी लोगों को और हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि हम रोटावीटर का उपयोग करते हैं, हम हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। यदि हम पशुपालन के क्षेत्र में जाएँ तो पशुपालन के क्षेत्र में हमने एक नई तकनीक का उपयोग ये किया है कि हम जब दूध का उत्पादन करते थे तो पहले दूध निकालने में बहुत ज़्यादा समय जाता था। तो अभी हम लोगों ने दूध निकालने वाली मशीन लेकर आए हैं और उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हमारे समय की बचत हुई है। और हम जब जो दूध बेचते हैं तो हम अपने ग्राहक तक दूध बहुत जल्दी पहुंचा पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आपके हिसाब से यदि हमारे युवा तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल उनको ज़रूर लाभ तो होगा। अच्छा, वे युवा जो बिल्कुल जो शुरुआत ही करना चाह रहे हैं, हाँ। जो पशुपालन करना चाह रहे हैं और तकनीकों के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से अगर करना चाह रहे हैं तो आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, सलाह मेरी ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, यदि आप खेती की शुरुआत करते हैं या किसी भी पशुपालन की शुरुआत करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप कम चीज़ों से कीजिए। यदि आप पशुपालन करना चाहते हैं तो आप एक गाय या एक भैंस रख के पहले शुरुआत करके देखिए कि आप उससे किस तरह से उत्पादन कर पा रहे हैं, आप उसको किस तरीके से रख पा रहे हैं। जैसे मैं अपना बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने पशुपालन की शुरुआत की थी तो हमने तकरीबन 2 भैंसें और 2 गाय के साथ शुरुआत की थी। और शुरू में हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे हमारा पशु बीमार हो गया, तो बीमारी के साथ साथ हम लोगों ने फिर एक बछड़े को खो दिया था। तो ये सारी समस्या हम लोगों के साथ में आई। तो मैं किसान भाइयों को और जो नए पशुपालक हैं उन लोगों को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ और ये चीज़ अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो पहले थोड़ी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। बाद में आपको जो चीज़ें यदि आपको नॉलेज हो जाए तो फिर आप अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल छोटे स्तर से शुरुआत करनी है और फिर धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये बताइए कि सर टीकाकरण कितना आवश्यक है, और दूसरा हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो पशुपालक भाई टीकाकरण करवाने से छूट गए हैं अपने पशुओं को, तो डॉक्टर साहब उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपका? पशुपालन में टीकाकरण का बहुत महत्व है, क्योंकि बीमारी को हमको आने नहीं देना है। बीमारी जब आ जाती है तो उसका इलाज तो हम करा लेते हैं, लेकिन वो बात जानवर में नहीं आती है जो बीमारी नहीं आए। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम टीकाकरण करवाएं। अब जैसा कि आपने बोला, टीकाकरण कराते समय हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जितने भी जानवर हमारे हैं उन सबका टीकाकरण होना चाहिए, कोई भी जानवर नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई जानवर बीमार है तो हाँ, निश्चित ही रूप से उस समय उसमें टीका नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसे जानवर में अगर टीका लगाते हैं जो ऑलरेडी बीमार है, पहले से ही बीमार है, तो मतलब हम उसमें उस बीमारी का प्रकोप बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो भी हम सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुई हर जानवर में अलग अलग हो। कुछ भी महंगी नहीं होती, 1 या 1.5 रुपये की एक सुई पड़ती है। अगर हम एक जानवर में एक सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर दें, दूसरे जानवर में दूसरी सुई का इस्तेमाल करें, तीसरे जानवर में तीसरी सुई का इस्तेमाल करें। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप ये मान कर चलिएगा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक जानवर में जो बीमारी होगी तो हो सकता है कि वो दूसरे जानवर में भी खून के माध्यम से ट्रांसमिट हो जाए। इस बात को आप ऐसे भी याद रखिए, हम कभी इंसानों के पास जाते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं, अपनी जांच कराते हैं, क्या वो एक सुई इस्तेमाल करता है क्या? नहीं ना, सबके लिए अलग अलग करता है ना। क्यों? क्योंकि इंसानों से भी बीमारी एक से दूसरे फैल सकती है। वही बात हमको जानवरों में ध्यान रखना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है टीके के बारे में, कि टीका लगवा लिया आपने, लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि जो टीका लेकर आ रहा है या जहाँ पर टीका का रखा जा रहा है वो कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। कोल्ड चेन मतलब जो उसके अंदर केमिकल है, जो दवाई है, वो उस तापक्रम पर रहनी चाहिए, तभी वो टीका प्रभावशाली है। अगर कोई कोल्ड चेन में नहीं है, अगर कोई वो ऐसे ही लेकर आ रहा है, तो मानकर चलिएगा कि उसकी जो एफिकेसी है, जो उसकी क्षमता है, वो कम हो गई है। तो ऐसा टीका बिल्कुल नहीं लगवाएं, क्योंकि अगर आप जागरूक रहोगे तो लगाने वाला भी उतना ही अलर्ट रहेगा कि नहीं, सामने वाले को ज्ञान है, मैं इसको सही तरीके से मुझे लगाना है। आपने एक प्रश्न पूछा कि कुछ जानवर रह गए हैं टीके से, तो क्या उनको टीका कब लगवाना चाहिए? तो देखिए, जो सही समय होता है वो तो मई जून का होता है, क्योंकि खुरपका मुंह पका है, गलघोंटू है, ब्लैक क्वार्टर है, ये बीमारी बरसात के सीजन में आना शुरू हो जाती है अगर टीका नहीं लगाए तो। लेकिन अगर वो टीका नहीं लग पाया है तो बिल्कुल अभी भी हम कोई बहुत लेट नहीं हुए हैं, उनमें हम टीका अवश्य लगवा दें, ताकि क्या होगा कि अगर संक्रमण आएगा तो उतनी तीव्रता से नहीं आएगा जो टीका लगाने के बाद आना चाहिए। इसी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी टीका लगाएं तो भारत सरकार की काफ़ी योजना चल रही है, हम निजी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें, मुफ्त में टीके लगाए जाते हैं, उन टीकों को अवश्य लगवाएं। यानी कि विशेष बात यह है कि जो पशुपालक भाई टीका लगवाने से चूक गए हैं
तो वो इस समय जाके अपने पशुओं को टीके लगवा सकते हैं और भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वहां जाकर आप मुफ्त टीके लगवा सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का विषय है वर्षा ऋतु में पालतू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल, जो कि हैं सह प्राध्यापक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय मऊ से। डॉक्टर साहब, पुनः स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे बीच में आकाश पटेल जी भी एक पशुपालक के रूप में मौजूद हैं। आकाश जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, चूंकि वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में इस समय कौन से ऐसे टीके हैं जो अवश्य रूप से लगने चाहिए? इस समय अगर हम टीकों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 टीके लगते हैं, जिसमें एक खुरपका मुंहपका है, दूसरा गलघोंटू रोग है और तीसरा ब्लैक क्वार्टर है। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि एक लंपी स्किन डिसीज भी फैली थी, जिसमें शरीर पर जो है गुटले गुटले टाइप के पड़ जा रहे थे और उसने वो बहुत बड़ी महामारी फैलाई थी भारतवर्ष के अंदर। तो अगर किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में वो अगर बीमारी है तो हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके लंपी स्किन डिसीज का भी टीका बना लिया है, तो वो टीका भी हमको लगवाना चाहिए। लेकिन वो तभी लगवाएं जब उस एरिया में वो बीमारी हो। अगर नहीं है तो हम बिल्कुल उससे बच सकते हैं। और बात रही भेड़ बकरियों की, तो देखिए भेड़ बकरियों में PPR है, एंटीरोटॉक्सीमिया है, ये ऐसी बीमारियां हैं कि इनका टीका हमको अवश्य लगवाना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि टीके आवश्यक रूप से लगवाने ही चाहिए। आकाश जी, आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि जो लोग कम सैलरी के लिए, जैसे हमारे कई युवा आपने लोगों ने देखे होंगे कि जो 8 से 10 हज़ार की सैलरी लेने के लिए कहीं बाहर शहर में चले जाते हैं, उनके पास यदि 1 एकड़ और 2 एकड़ ज़मीन भी है तो मेरा मानना ये है कि वो पर्याप्त है आपके लिए कृषि करने के लिए और कृषि के साथ साथ पशुपालन करने के लिए। क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर से बैठकर आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो मेरा एक ही संदेश है कि आप कम चीज़ों से शुरुआत करें। जैसे डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अभी हम 1 या 2 पशुओं से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो आप कृषि के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत कीजिए। और मेरा मानना ये है कि आज बहुत सारे ऐसे स्कोप है कृषि के साथ साथ जो आप कर सकते हैं। आप दूध उत्पादन करिए, आप दूध उत्पादन के साथ साथ दही उत्पादन करिए, लेकिन एक छोटी सी सैलरी में आपका कुछ नहीं होगा। आप इस व्यवसाय को आगे जाकर और बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने जब शुरुआत की थी तो 1-2 पशुओं के साथ ही शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारा बहुत बड़ा अच्छे स्तर पर काम है। तो अब मेरा यही संदेश है कि आप एक बार शुरुआत करके देखिए, भले छोटे स्तर से करके देखिए। जी, वही डॉक्टर साहब, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे जो युवा हैं, जो पढ़ने लिखने के बाद पलायन कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए यही संदेश है कि मैं खुद किसान की एक कहानी सुनाता हूँ। मैं उनके फार्म पर गया तो वो बोले कि सर अगर आप मेरे यहाँ नहीं आते हो, मैं कहता कि मैं बकरी पालक हूँ, तो आपके दिमाग में एक ये इमेज आती है कि बकरी पालक है, सिर पर, उसी की भाषा बोल रहा हूँ कि शरीर पर, वो सिर पर एक पगड़ी लगाया होगा, बकरियों को चराने ले गया होगा, तो मज़ा नहीं आता। लेकिन आप मेरे आज फार्म पर आए तो रियली मैं जब उसके फार्म पर गया, वो एक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति था। जब मैं उसके फार्म पर गया तो मैंने देखा कि उसने कितना वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन का काम किया था। मतलब मैं देखकर अचंभित कर गया। तो मुझे लगा कि अगर हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ कोई भी काम करेगा तो वो दिन दूर नहीं कि वो काफ़ी पैसा उसमें कमा सकता है। मतलब आप जानकर ताज्जुब करोगे कि उस बकरी पालक के पास एक बकरा था सजोत ब्रीड का, जो ये बोल रहा था कि सर इसकी कीमत मार्केट में आज की डेट में 2.5 लाख रुपए है। अब मतलब सुनकर आप ताज्जुब करोगे कि बकरा और 2.5 लाख रुपए में मार्केट में बिक सकता है। तो ऐसे पशुपालक हैं जो कि जिनके अंदर अगर जुनून है काम करने का, तो उनको बिल्कुल सफलता मिलेगी। क्योंकि
तकनीकी सहायता हमारा विश्वविद्यालय हमेशा देने के लिए तैयार है। 17 विभाग हैं, जब भी आप बोलोगे हर व्हाट्सएप पर आपकी समस्याएं दूर होंगी, नई समस्या दूर होंगी तो संबंधित वैज्ञानिक वहाँ पर आपकी उस समस्या को दूर करेगा। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। साथ ही साथ आकाश जी, हम आपका भी धन्यवाद देते हैं, आपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। स्वदेशी खरीद से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, पीएम फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ी, मध्य प्रदेश में 134 लाख हेक्टेयर में हुई खरीफ बोनी, अमर बेल का नियंत्रण और कपास में लाल पत्ती का नियंत्रण। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की अपील को दोहराते हुए देशवासियों से देश में ही बने उत्पादों की खरीद करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने गत 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के वितरण के अवसर पर यह अपील की थी कि लोग स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। कृषि मंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे पशु पक्षी भी, लेकिन देश के लिए जीना ही असली जीवन है। हम अपने घर की जरूरत की हर चीज सिर्फ देश में बनी हुई ही खरीदें। चौहान ने देशवासियों से अपील की कि वही सामान खरीदें जो आपके गांव, शहर, जिले, प्रदेश और देश में बना हो। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम दुनिया में 4थे स्थान पर हैं और जल्द ही 3रे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। हमारे देश की 144 करोड़ की आबादी एक बहुत बड़ा बाजार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हम सब ठान लें कि सिर्फ देश में बना सामान ही खरीदेंगे तो इससे किसान, छोटे निर्माता, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय कारीगरों की आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब अऋणी किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 कर दी गई है। वहीं ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। यह योजना किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द पास के बैंक या ऑनलाइन केंद्र में जाकर बीमा कराएं। इससे उन्हें फसल खराब होने की स्थिति में योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा। ऐसे किसान जिन्होंने बैंकों से केसीसी लिया है और जिनका बीमा बैंक द्वारा किया जाना है लेकिन किसी कारणवश अब तक नहीं हुआ है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक से संपर्क कर फसल बीमा की प्रक्रिया पूरी करवाएं। अऋणी किसान एवं वे किसान जिनका बीमा छूट गया है, वे पास की सहकारी बैंक शाखा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र या CSC ऑनलाइन माध्यम से भी अपना बीमा करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ बुआई धीमी चल रही है। अब तक लगभग 134 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 89% है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में फसल की बुआई 138.55 लाख हेक्टेयर में हुई थी। प्रमुख फसल सोयाबीन की बुआई समान अवधि में गत वर्ष की तुलना में कम हो गई है। लक्ष्य के विरुद्ध 94% बोनी पूरी कर ली गई है। वहीं धान की बुआई में तेजी आई है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 138.52 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 149.60 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध 1 अगस्त तक 134.31 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर कम है। गत वर्ष अब तक 138.55 लाख हेक्टेयर में बुआई कर ली गई थी। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 51.08 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है, जबकि 54.01 लाख हेक्टेयर में लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष इस अवधि में 53.46 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी में तेजी आई है। अब तक 31.72 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई है, जबकि लक्ष्य 35.83 लाख हेक्टेयर रखा गया है और गत वर्ष अब तक 29.11 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई थी। अमर बेल से फसल ही नहीं, बड़े बड़े वृक्षों को भी हानि पहुंचती है। नींबू में 30 से 35, मूंग में 70 से 90 तथा उड़द में 30 से 40% तक उपज को नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि बोए जा रहे बीज में अमर बेल के बीजों की मिलावट न हो। साथ ही 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक मिलाकर घोल बनाएं तथा बीजोपचार करें। यदि किसान भाई अमर बेल का रासायनिक पद्धति से नियंत्रण करना चाहते हैं तो क्लोरोपाम 6 से 7 किलोग्राम या
डाइक्लोनेनिल 2 ग्राम की सक्रिय तत्वों की मात्रा प्रति हेक्टेयर मिट्टी में उपयोग करें। यदि रिजका या बरसीम की फसल लगाई है तो कटाई से 5 से 10 दिन बाद डाइक्वाट दवा 6 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर छिड़कें। पेड़ों एवं बहुवर्षीय बेलों पर पेराक्वाट दवा के 0.1% घोल का छिड़काव करें तथा उपचारित परपोषी पौधों की जल्दी सिंचाई करें। यदि अमर बेल पर छिड़काव के बाद कोई अवशेष बचता है तो पुनः शाकनाशियों का छिड़काव करें। कपास की फसल में कई बार 60 दिन की अवस्था पर लाल पत्ती तथा फूल झड़ने की समस्या आती है। इस समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है, चूंकि अधिकांश क्षेत्र में बीटी कपास लगाया जा रहा है। बीटी कपास की कुछ जातियों में लाल पत्ती की शिकायत देखी जा रही है। यह वंशागत लक्षण है, कोई रोग नहीं है। यदि लाल पत्ती तथा फूल झड़ने की शिकायत है तो 750 ग्राम डीएपी, 750 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश 2-2 लीटर पानी में अलग अलग प्लास्टिक के बर्तन में 12 घंटे भिगो कर रखें एवं दूसरे दिन छानकर एक बड़े बर्तन में दोनों घोल को मिला लें। इस मिश्रण को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 बार छिड़काव करें, इससे लाभ होगा। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।